हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। प्रीवियस क्लासेस में हमने किसके बारे में पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, जिससे फ्रेडरिक नीशर ने खोजा था, फिर उसे न्यूक्लिन नाम दिया था, अल्टमान ने फिर उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शुगर, और साथ में किसके बारे में पढ़ा था, हमने फॉस्फेट समूह के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है नाइट्रोजनिक क्षार से, और साथ में किससे मिलकर के बना हुआ होता है, शुगर से मिलकर के बना हुआ होता है, और किससे मिलकर के बना हुआ होता है, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के ये बना हुआ होता है। कौन? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाइट्रोजन क्षार और शुगर मिलकर के किसके बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार होता है वो भी किससे जुड़ता है, शुगर से। शुगर की कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट प्राइम पर आकर के जुड़ता है, जबकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये भी शुगर से आकर जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पर, ये पांचवी पोजीशन से आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार के अंदर जो प्यूरिन, जो कि डबल रिंग वाला होता है, ये प्यूरिन किससे मिलकर के जुड़ता है, प्यूरिन किससे जुड़ता है, प्यूरिन की जो नौवीं पोजीशन होती है, प्यूरिन्स के अंदर जो नौवीं पोजीशन होती है, उस नौवीं पोजीशन, वो वाली नौवीं पोजीशन शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कौन से बॉन्ड से? वो जुड़ती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जो कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बता दिया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ती है। ठीक है, और अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप शुगर के पांचवी पोजीशन पर आकर जुड़ती है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। कैसे बनता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अभी बात करेंगे। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान भी रखना है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में भी और एस्टर बॉन्ड के, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को एक बार आधा इस तरह से समझ लेते हैं, बाकी का हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड बनाना है हमें। ये क्या है, शुगर, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है पेंटोस शुगर। ठीक है, ये कौन है, फॉस्फेट समूह, और ये कौन है, नाइट्रोजनिक क्षार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये ये जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे आकर के कौन जुड़ गया है, नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो पांचवा कार्बन होता है CH2, उससे आकर के कौन जुड़ रहा है, फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है, डीएनए ले लो या न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की क्या होगी, चेन होगी। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं, यहाँ पर शुगर है, शुगर के पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है, और ये क्या है, नाइट्रोजनिक क्षार है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। इन दोनों को, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को भी और इस वाले न्यूक्लियोटाइड को भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ेगा कि पांचवें कार्बन पर जो फॉस्फेट समूह है वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पर या तीसरी पोजीशन पर जाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखो ये वाली पांचवी पोजीशन, ये वाले न्यूक्लियोटाइड की पांचवी पोजीशन पर कौन है, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट समूह है, और ऊपर वाले के कौन से, थर्ड वाली पोजीशन से आकर के ये जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, जल का अणु निकल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप के अंदर ये वाली पोजीशन जब पांचवें कार्बन से जुड़ता है तो ये बन गया है एक एस्टर बॉन्ड, और जब दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है तो थर्ड पोजीशन पे जाकर के फॉस्फेट ग्रुप बनता है, तो दूसरा एस्टर बॉन्ड, इस वजह से क्या बन जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपस में बन जाते हैं। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो गई है आपकी क्लियर बात। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो हमने पहले ही बता दिया था। न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड, और किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेंटोस
शुगर से। तो मतलब पहले हमें किसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, वो हमें देखनी पड़ेगी न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड बना कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे बना हुआ होता है। न्यूक्लियोसाइड बना हुआ होता है नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस और किससे, शुगर से मिलकर के ये बना हुआ होता है। कौन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ये नाइट्रोजनस क्षार और शुगर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखते हैं जो नाइट्रोजनिक क्षार है इनको एक एक करके हम जोड़ करके देखते हैं शुगर के साथ कि कैसे न्यूक्लियोसाइड हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एडेनिन की। एडेनिन नाइट्रोजनिक क्षार है, ठीक है। इसके साथ कौन सी शुगर, पेंटो शुगर, यहाँ पर डीएनए की बात करें तो कौन सी पेंटो शुगर काम में आती है, डीऑक्सीराइबोस। तो लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, कौन सी बन गई, डीऑक्सीराइबोस। तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन। कौन बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम नाइट्रोजन क्षार जो है ग्वानिन, उसको लेकर देखते हैं। ग्वानिन किससे, वो डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ता है और किसका निर्माण करेगा, कौन से न्यूक्लियोसाइड का, डीऑक्सी ग्वानोसिन। कौन सा, डीऑक्सी ग्वानोसिन नाम का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। फिर हम देख लेते हैं साइटोसिन के लिए। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ जाता है, अभी मैं डीऑक्सीराइबोस को शुगर करके मेंशन कर देती हूं। डीऑक्सीराइबोस के साथ ये जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, कौन किसका निर्माण होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन का। और अगर हम थाइमीन की बात कर लेते हैं, किसकी, थाइमीन की बात कर लेते हैं, ये कर ली थाइमीन, और यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर काम में लेते हैं तो किसका निर्माण होगा, वो होगा डीऑक्सीथायमिडीन। किसका निर्माण होगा, डीऑक्सीथायमिडीन का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन क्षार और शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर एडेनिन की बात करते हैं तो एडेनिन शुगर के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन का निर्माण करेगा। ग्वानिन डीऑक्सीराइबोस के साथ मिलकर के डीऑक्सी ग्वानोसिन का निर्माण करेगा। साइटोसिन शुगर के साथ मिलकर के डीऑक्सीसाइटिडीन का निर्माण करेगा। थाइमिन शुगर के साथ मिलकर के डीऑक्सीथाइमिडीन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ मिलकर के, फॉस्फेट समूह के साथ मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और एक्स्ट्रा फॉस्फेट समूह, ये तो बना रहा है न्यूक्लियोसाइड, और ये हमने ऐड कर दिया है फॉस्फेट समूह। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के नाइट्रोजन क्षार शुगर जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का। चलो देख लेते हैं नाइट्रोजन क्षार के साथ एडेनिन है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ मिल चुका है और किसका निर्माण करा है, डीऑक्सी एडिनोसिन का निर्माण करा है। अब अगर इस डीऑक्सी एडिनोसिन या फिर एडेनिन डीऑक्सीराइबोस के अंदर कौन जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ जाए तो किसका निर्माण होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ग्वानिन की बात करते हैं। ग्वानिन और डीऑक्सीराइबोस के साथ यदि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर साइटोसिन की बात करते हैं तो साइटोसिन और शुगर मिलकर के साइटोसिन शुगर
किसके साथ, अगर साइटोसिन शुगर के साथ कौन मिल जाए, फॉस्फेट ग्रुप भी आकर के जुड़ जाए तो किसका निर्माण करेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर थाइमिन और डीऑक्सीराइबोस के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होगा, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, DANP। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, DGMP, डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, DCMP, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, DTMP, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और एडेनिन के लिए बनने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ग्वानिन के साथ बनने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, साइटोसिन के साथ बनने वाला क्या होगा और थाइमिन के साथ बनने वाला क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब हम आ जाते हैं डीएनए पर। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड नाम होता है। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को किसने, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले पस सेल्स के अंदर देखा था, मवाद कोशिकाओं के अंदर देखा था। यानी कि डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल से, मवाद कोशिकाओं से आइसोलेट किया था और उसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था, जिसे अल्ट मानने बाद में क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया था। ठीक है, देखने वाले कौन थे, फ्रेडरिक मिशर थे। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के बारे में और भी साइंटिस्ट थे, डीएनए के लिए और भी क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने क्या बताया था, डीएनए के लिए और साइंटिस्ट, फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक है, फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने क्या किया था, एक एक्सरे टेक्निक थी। क्या थी, एक्सरे टेक्निक, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने क्या किया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के बारे में बताया था। और इस टेक्निक के द्वारा उन्होंने डीएनए की कुछ क्या ली थी, फोटोग्राफ्स ली थी। ठीक है, और उन फोटोग्राफ्स को देखते हुए ही, इनकी द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स के द्वारा ही कौन, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल यानी कि द्विकुंडलित संरचना के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, किसके आधार पर बताया था, फ्रैंकलिन और विल्किंसन द्वारा एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या की गई थी, बनाई गई थी, जिसके द्वारा उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे और उन फोटोग्राफ्स को देखते हुए वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, अपना मॉडल दिया था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वॉटसन और क्रिक का मॉडल क्या है।
अब हम पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक का मॉडल, जो कि किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। किस आधार पर दिया था कि जो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो टेक्निक दी थी, उस टेक्निक के द्वारा जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हुई थी, उस फोटोग्राफ्स के आधार पर वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स वाला मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वो डीएनए कितने स्ट्रैंड, कितने रज्जुओं से मिलकर बना होता है, 2 रज्जुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक रज्जु ये रही और एक रज्जु ये रही। ठीक है, तो कितने रज्जुओं से मिलकर के बना होता है, 2 रज्जुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या बताया कि ये जो रज्जु होते हैं ये कैसे होते हैं, हेलिकल लिए हुए रहते हैं, यानी इनमें हेलिसिटी पाई जाती है, यानी इनमें कुंडलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें कुंडलन पाया जाता है। दिखाई दे रही होगी आपको ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें ये क्या पाया जा रहा है, कुंडलन पाया जाता है। वैसे ही देखने पर तो ऐसे लगता है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करे हुए नहीं रहते, ये इस तरह से राउंड राउंड इस तरह से कुंडलन लिए हुए ये रहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस दिखाई देता है, बाकी क्रॉस क्रॉस नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, इस तरह से कुंडलन लिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है, कुंडलित संरचना होती है, यानी इसमें हेलिसिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया था, वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने बताया था कि इसके अंदर 2 खांच पाई जाती है। डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है, 2 खांच ग्रुप्स पाई जाती है। एक तो होती है मेजर यानी बड़ी खांच, एक होती है माइनर यानी कि छोटी खांच। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रही होगी वैसे तो क्लियरली, एक तो ये रही छोटी सी खांच, इसे बोलेंगे माइनर ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, माइनर ग्रुप। और एक आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये भी है छोटी खांच, ये भी क्या है, माइनर ग्रुप है। जबकि आपको ये दिखाई दे रही होगी ये बड़ी सी, ठीक है, ये बड़ी सी खांच, इसे क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, मेजर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेजर ग्रुप। ये तो है माइनर ग्रुप, ये भी है माइनर ग्रुप, जबकि ये इतना सारा क्या है, मेजर ग्रुप। ये छोटी खांच है, ये भी छोटी खांच है, और ये क्या है, बड़ी खांच है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 2 तरह की खांच पाई जाती है, मेजर खांच और मतलब मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एक डीएनए में जो एक हेलिकल होता है या एक हेलिक्स होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि एक हेलिकल या एक कुंडलन की लंबाई कितनी मानी जाती है, एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक एक कुंडलन होता है। तो एक कुंडलन की लंबाई बताई थी 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, कितनी बताई थी, 34 एंगस्ट्रम। साथ में इसकी जो चौड़ाई बताई थी ग्रुप, इसकी डीएनए की डायमीटर ये है। ठीक है, ये कितना बताया था, 20 एंगस्ट्रम। कितना बताया था, 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम में कौन आ गया, फॉस्फेट ग्रुप से लेकर के, मतलब कौन कौन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड जो होता है किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनिक क्षारक और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पर डबल हेलिकल होता है, तो एक साइड का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, प्लस दूसरे साइड के न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक साइड का न्यूक्लियोटाइड और दूसरे साइड के न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे कि एक तो होता है कौन, फॉस्फेट समूह, ठीक है, एक कौन होता है, शुगर, और एक कौन होता है, नाइट्रोजनिक क्षार। ये तो एक साइड का हो गया। दूसरे साइड का कौन होता है, इधर होगा नाइट्रोजन क्षार, इधर होगा शुगर और इधर होगा फॉस्फेट समूह। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, वही ये जो शुगर है, इस शुगर से लेकर के दूसरी साइड के शुगर यानी दूसरी न्यूक्लियोटाइड के शुगर तक जो लेंथ मानी जाती है वो लगभग मानी जाती है 11 एंगस्ट्रम या 11.1 एंगस्ट्रम मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फॉस्फेट ग्रुप से दूसरी साइड के न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप तक तो होती है 20 एंगस्ट्रम, यानी ये जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। लेकिन यदि 2 शुगर की बात करी जाए तो वो लगभग कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रम या 11.1 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या बताया था वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि ये जो एक क्या है, ग्रूव है, एक क्या है, ग्रूव है, सॉरी ग्रूव नहीं, एक कुंडलन है, ये इतना एक कुंडलन है माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक। ठीक है,
एक कुंडलन के अंदर लगभग 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। लगभग कितने? 10 क्षार युग्म, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? एक कुंडलन इतना ही है, ठीक है। एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? लगभग 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो क्षार युग्म होते हैं उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे ये क्षार युग्म एक ये रहा, एक क्षार युग्म ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4, क्योंकि 10 क्षार युग्म है और एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन है, तो 34 एंगस्ट्रॉन के अंदर अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन इसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में बात। अब देखते हैं कि भाई जो नाइट्रोजनिक क्षार युग्म हम बोल रहे हैं, ये क्षार युग्म किस किस से बना हुआ होता है? तो वॉटसन क्रिक ने बताए, 2 पेयर बताए थे इन्होंने कि जो एडेनिन होता है, कौन? एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ युग्म बनाता है, ठीक है। और जो ग्वानिन होता है वो किसके साथ? साइटोसिन के साथ क्या बनाता है? पेयर बनाता है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन होते हैं वो? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था? एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। कितने बॉन्ड के द्वारा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जबकि ग्वानिन की बात करते हैं, ग्वानिन किससे? साइटोसिन से जुड़ते हैं। कितने बॉन्ड के द्वारा? 3 बॉन्ड के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? इसमें होता है, वॉटसन क्रिक ने नेक्स्ट पॉइंट बताया इसमें कि जो डीएनए की ये जो स्ट्रैंड होती है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड आपको दिख रही है, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है प्रति समानांतर, एक दूसरे के अपोजिट। एक स्ट्रैंड जैसे कि ऐसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर ही देख लो, एक स्ट्रैंड जैसे कि जा रही है ये वाली 5 प्राइम और इधर की साइड है 3 प्राइम, ठीक है। इधर क्या है? 5 प्राइम, इधर क्या है? 3 प्राइम। और इसके जस्ट अपोजिट कौन है? 3 प्राइम और इधर क्या है? 5 प्राइम। इसको मैं एक बार इधर ऐसे भी समझा देती हूँ कि जैसे ये है शुगर, ठीक है। यहाँ पर पहले कार्बन पर कौन आकर के जुड़ गया? ये जुड़ गया है, मान लो इधर नाइट्रोजनिक क्षार हमने एडेनिन ले लिया, ठीक है। और 5वें कार्बन पर आकर के कौन जुड़ गया है? फॉस्फेट समूह, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ये बन गया है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या लग गया है? जैसे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर ग्वानिन लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या लग गया? यहाँ पर ग्वानिन लग गया है, या साइटोसिन ग्वानिन कुछ भी लगा लो, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक। और यहाँ पर क्या लग गया है? ये लगा दिया हमने 5वीं पोजीशन पर फॉस्फेट समूह। तो हमने पहले पढ़ा था कि फॉस्फेट समूह जो होता है वो 5वें कार्बन पर जुड़ता है, लेकिन जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन में जुड़ती है, तो जो ये फॉस्फेट समूह, ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका फॉस्फेट समूह इस वाले यानी ऊपर वाले की 3rd पोजीशन से जाकर ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और इस बीच क्या निकल जाता है? जल अणु निकल जाता है, ठीक है। जल यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये एक क्या बन गई है? एक बन गई है न्यूक्लियोटाइड चेन। वैसे ही अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के अंदर क्या होगा? ये है जैसे कि इधर, ये बिल्कुल इसका कैसे जाएगा? उल्टा जाएगा। यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा देते हैं हम? एडेनिन किसके? थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इधर क्या लग जाएगा? 5वें कार्बन पे क्या लग जाएगा? यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। वैसे ही इधर की साइड होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? C। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरक। एक दूसरे की क्या होता है? ये पूरक।
तो जी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, सी के साथ। एक कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल, ठीक है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और ये कौन सा होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि, और साथ में सॉरी, ये फॉस्फेट ग्रुप इसके किससे जुड़ जाएगा, थर्ड वाली पोजीशन से आके जुड़ जाएगा, और यहाँ से भी जो जल है वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है ये आपकी जा रही है इस साइड नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि ये कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 प्राइम, ठीक है, क्योंकि 5 प्राइम पे लगा हुआ है। ये कौन सा हुआ है, 3 प्राइम, ठीक है, या हम सॉरी इसे नाम देंगे 3 प्राइम, क्योंकि ऊपर ही किसके साइड जाके जुड़ेगा, 3 प्राइम वाला हिस्सा खाली है। यहाँ पर कौन सा वाला हिस्सा होगा, आगे का 5 प्राइम वाला हिस्सा होगा, तो यहाँ पर होगा 5 प्राइम। इसी तरह से ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात में मैंने बोली थी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक जो होता है। पूरक कैसे होता है कि एडेनिन जो होगा वो किसके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, थाइमिन के साथ ही जाकर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर एडेनिन किसके साथ जुड़ रहा है, थाइमिन के साथ जाकर जुड़ रहा है, मतलब एडेनिन उधर वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये साइटोसिन या ग्वानिन के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया है, जबकि ग्वानिन जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइटोसिन, यानी इसका पूरा कौन होता है, साइटोसिन, तो ये इसके साथ जाकर के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब एक तरह से ये क्या होती है इसके अंदर बात कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर की, एक स्ट्रैंड में जो भी नाइट्रोजन क्षारक होता है वो दूसरी साइड उसका अपोजिट या उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन क्षारक होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारे डीएनए की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम कोई भी चीजें पढ़ते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में तो चारगाफ की नियम की बात जरूर आती है, तो देख लेते हैं, ठीक है। चारगाफ ने क्या नियम दिए थे, चारगाफ ने बताया था कि एडेनिन जो होता है, ठीक है, एडेनिन होता है थाइमिन के बराबर, ठीक है, और ग्वानिन की संख्या जो होती है, इनकी नंबरिंग होती है एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है। एडेनिन किसके बराबर होता है, थाइमिन, मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा, ठीक है, जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। पहली बात तो उन्होंने क्या बताया, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोली थी, इन्होंने बोली थी A प्लस टी, ठीक है, क्या बात बोली थी इन्होंने, A प्लस टी इज नॉट इक्वल टू G प्लस सी, G प्लस सी, यानी A प्लस टी है ये G प्लस सी के क्या होती है, बराबर नहीं होती है। जबकि उन्होंने इसी के साथ एक बात बोली थी, A प्लस जी बराबर होता है T प्लस सी के। उन्होंने दूसरी क्या बात बोलती, साथ के साथ एडेनिन ग्वानिन जो होता है इनका टोटल किसके बराबर होता है, T प्लस सी के, यानी कि दोनों जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी आधे आधे भाग इनके होंगे। जैसे अगर 100 है तो ये कितना होगा, 50%, ठीक है, ये कैसा होगा 50% और ये भी कैसा होगा 50% होगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने और क्या बात बोली थी, इन्होंने बताया था कि A प्लस टी जो होता है, A प्लस टी जो होता है और बटे में G प्लस सी, ठीक है, A प्लस टी बटे G प्लस सी जो होता है ये क्या होता है, क्षार अनुपात होता है, ये क्या होता है, क्षार अनुपात होता है, ठीक है। A प्लस टी अपॉन G प्लस सी जो होता है ये क्या होता है, क्षार अनुपात होता है। जैसे कि हमने बात करी थी, क्षार अनुपात जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज में क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज जो होगी, डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट क्या होगा, क्षार अनुपात या बेस रेशो, इसे हम क्या कह सकते हैं, बेस रेशो जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज का क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे, जैसे हमने बात करी थी यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब यूकैरियोट्स के अंदर होता है 80 टाइप का। यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ, यूकैरियोट्स के अंदर कौन से टाइप का डीएनए होता है, 80 टाइप का डीएनए होता है, ठीक है। कौन से टाइप का होता है, 80 टाइप का, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से टाइप का होता है, जीसी टाइप का डीएनए होता है, ठीक है।
तो अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एग्जांपल लेकर के ही बेस अनुपात या बेस रेशियो या क्षार अनुपात देखते हैं, तो यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के लिए क्षार अनुपात क्या होगा, 80 टाइप का है, तो मतलब 80 यहाँ पर क्या होगा ज्यादा, और जीसी यहाँ पर क्या होगा कम, ज्यादा में कम का भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा, लगभग 1 से ज्यादा ही आ सकता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जो बेस रेशियो आता है वो 1 से ज्यादा होता है। यूकैरियोट्स के लिए यूकैरियोट्स के लिए जो क्षार अनुपात होता है वो क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 1 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पर 80 नहीं, कौन ज्यादा पाया जाता है, जीसी, और कम में अगर ज्यादा का भाग लेंगे तो 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये रेशो हमें ध्यान रखना है। इससे हमारे कई सवाल भी सॉल्व होते हैं। यदि मान लो मैं बोलूं तुम्हें कि ए का परसेंट कितना है, 25% है, एडेनिन कितना परसेंट है, 25% है, तो थाइमिन कितना परसेंट होगा, तो निकाल सकते हैं सब लोग। एडेनिन क्या होता है, थाइमिन के बराबर होता है चारगाफ नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एडेनिन अगर 25% है तो थाइमिन भी कितना होगा, 25% होगा। ठीक है, और यदि ऐसा ही एक और सवाल कि एडेनिन मान लो कितना है, 25% है, यदि एडेनिन कितना है, 25% है, तो फिर साइटोसिन कितना होगा, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, वो है ये वाला कि एडेनिन कितना है, 25%। एक बार इसको करते जाते हैं, एडेनिन कितना है, एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। एडेनिन यहाँ पर कितना है, 25% है। ठीक है, तो एडेनिन 25% है, तो एडेनिन के कितना कौन बराबर होता है, थाइमिन के, तो अपने आप ही यहाँ पर थाइमिन भी क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, एडेनिन यहाँ पे 25%, थाइमिन यहाँ पर 25%, और आपको पता है कि दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी एक का कितना होता है 50%, दूसरे का कितना होता है 50%, तो ये 25% है, तो अपने आप ही दूसरा क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, यानी 25 और 25 क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। वैसे ही थाइमिन यहाँ पर 25 है, तो ये साइटोसिन भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 और 25 50 हो गए। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का क्या किया जाता है, 50-50 निकाल करके हम साइटोसिन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइटोसिन कितना हो जाएगा, वही 25% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है आपका चारगाफ का नियम कंप्लीट। तो आज की क्लासेस में हमने डीएनए, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर, वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो, चारगाफ का नियम, ये सारी चीजें हमने क्लियर की है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिकृति किस तरह से होती है। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।